Hello and welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish, and today I am going to clear all the doubts which generally emerge in the mind of students regarding their career, regarding their future. Okay, तो आज मैंने काफ़ी सारे सवालों को कलेक्ट किया है जो मेरे चैनल पे मुझसे पूछे गए और जो कि अमूमन तौर पे सवाल बच्चों के होते हैं, और उसके अलावा भी कुछ एक अनयूजुअल से सवाल हैं जो मैंने देखा, जिनका जवाब देना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। उन सवालों का अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है बच्चे मिसगाइड हो सकते हैं या एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आज मैंने काफ़ी सारे सवाल हैं जो निकाले हैं अलग अलग मोड से, अलग अलग चैनल से, थ्रू आवर चैनल ऑल्सो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग के जवाब मैं आपको दे पाऊँगा। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, मैं इन पर्टिकुलर स्टेट की बात करूँ तो यूपी स्टेट या एमपी, जहाँ पर भी हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो टीचिंग के फील्ड में हैं या टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं या टीचिंग के फील्ड में नहीं भी जाना चाहते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से चल रही है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कहीं कोई ऐसा माहौल नहीं है अपने स्टेट्स में कि कोई ऐसा काउंसलिंग हो या कोई एक एक प्रॉपर गाइडेंस का माहौल हो, वो कहीं हमें देखने को नहीं मिलता। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो औरों को देखा देखी अपना करियर अडॉप्ट कर लेते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और कंपटीशन निकाल भी लेते हैं, लेकिन उसे निकालने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम आगे क्या करें, आगे कहाँ जाएं। जो उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिग्रीज होती है, इवन उनको भी वो यूज़ नहीं कर पाते हैं ढंग से। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो नेट की तैयारी करते हैं, नेट निकाल लेते हैं, ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, या पीएचडी करना चाह रहे हैं या पीएचडी में एडमिशन हो गया है, या अगर किसी कमीशन का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, मानिए उनका नेट क्वालिफाई हो गया है, जैसे कि अभी हमने देखा यूपीएचईएससी ने एग्ज़ाम कराया और अब उसके इंटरव्यू के शेड्यूल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा दुविधा में जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, डाउट्स उनके भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर का माहौल, उनकी कल्चर, उनका जो एक एनवायरनमेंट थोड़ा सा फिर भी एक ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेटिव एनवायरनमेंट होता है और उनको उनकी प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भटकते रहते हैं और उनको कहीं सही जवाब नहीं मिल पाता है। तो चाहे वो नेट से रिलेटेड हो, चाहे जेआरएफ से, पीएचडी से, या असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, या उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, एमपी का हो, या यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का हो, तो उससे जुड़े बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उनके जवाब मैं आज के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि सबसे पहले मुझसे किसी ने पूछा कि एक बड़ा अच्छा सवाल था और उसका जवाब मुझे लगा कि हाँ, जैसे सवाल ये है कि सर पीएचडी की फ़ीस देने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनते हैं, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि उसको फ़ीस की दिक्कत है। ओके, और उसने सेल्फ प्रिपरेशन से नेट क्वालिफाई किया, हालांकि वो बच्चा जो है हिंदी मीडियम से था और उसने क्वालिफाई कर लिया। अब वो आगे समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करें, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है और पीएचडी भी करना चाहता है। तो वो सोच रहा है कि अगर मैं पीएचडी करूं तो क्या पीएचडी करने के लिए जो है उसके पास फ़ीस नहीं है। तो उसके माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीएचडी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको फंड करने के लिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करेगा, तो ऐसे में उसकी पीएचडी रेगुलर नहीं मानी जाएगी। तो अमूल उसका सवाल ये था कि उसकी पीएचडी रेगुलर नहीं मानी जाएगी अगर उस पीएचडी की फ़ीस को भरने के लिए वो कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर ले। ओके, ये कंसिडर करते हुए कि अगर वो कहीं से भी पीएचडी करेगा उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है और यू आर नेट क्वालिफाइड, तो देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ की फ़ीस बहुत ही मिनिमल होती है, बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लाखों में फ़ीस होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उनकी फ़ीस बहुत कम होती है। तो उसको फंड करने के लिए आपको कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाएं और फिर जाके आप जॉब करें। आप प्रॉपर डायरेक्टली उन यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी करिए। इवन उन पीएचडी के दौरान भी आपको कुछ छात्रवृत्ति की टाइप जो है, जो नॉन नेट की फेलोशिप भी होती है, कई बार विद नेट वाली फेलोशिप भी होती है, तो वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए ये नहीं कि आपको अपनी फ़ीस भरने के लिए कहीं से आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करना पड़ेगी। ओके, पहली चीज़ तो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से अगर रेगुलर पीएचडी कर भी रहे हैं, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से खास तौर पे, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो ये अलाउ नहीं होता है कि आप पीएचडी के साथ कहीं जॉब करें, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने अमूमन तौर पर देखा है कि लोग
पीएचडी भी करते रहते हैं रेगुलर और उनकी जॉब भी चलती रहती है। तो अब वो पीएचडी रेगुलर भी मानी जाती है, ऐसा नहीं कि वो पीएचडी रेगुलर ना मानी जाए। उसमें बस कोर्स वर्क के दौरान तो आपको जाना रहेगा, लेकिन कोर्स वर्क के बाद जो है आप अपने गाइड से बाहर 15वें दिन या महीने पीछे अपने मिलते रहिए, जा जाके जब भी गाइड आपको बुलाए आप जाइए और कहीं भी किसी कॉलेज में आप पढ़ाते रहिए, तो आपकी पीएचडी भी रेगुलर मानी जाएगी और आपकी जॉब भी चलती रहेगी। तो इस एक सवाल ये बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे लगा इसका जवाब देना चाहिए। उसके बाद एक सवाल किया गया कि सर आप जहाँ पर भी जैसे कि अभी उत्तराखंड में वैकेंसी आई थी या और भी कहीं वैकेंसी आई है, तो उसमें स्कोर बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, यानी कि जो एक एपीआई स्कोर होता है जिसे हम बोलते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एपीआई स्कोर। तो एक 100 नंबर का एपीआई स्कोर होता है जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसकी परसेंटेज, अगर आपने पीएचडी किया है उसके नंबर जुड़ते हैं, नेट जेआरएफ किया है उसके नंबर जुड़ते हैं, कहीं आपने पढ़ाया है तो उसका एक्सपीरियंस के नंबर होते हैं, आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं उसके नंबर होते हैं। तो बच्चे ने सवाल किया कि अब क्या सिर्फ स्कोर बेस्ड ही असिस्टेंट प्रोफेसर की हायरिंग होगी, क्योंकि बाद में जब इंटरव्यू के टाइम पे पहले तो स्क्रीनिंग करा लेते हैं, स्क्रीनिंग कराने के बाद फिर वो स्कोर बेस्ड हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं कोई नोटिफिकेशन आता है किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का, तो वो उसमें मेंशन कर देंगे कि वो एपीआई स्कोर के बेस पे सिलेक्शन कर रहे हैं या एंट्रेंस और इंटरव्यू के बेस पे कर रहे हैं। जैसे कि अभी यूपीएचईएससी का हुआ, तो यूपीएचईएससी में एंट्रेंस हुआ, एंट्रेंस के बाद जो एंट्रेंस उन्होंने टेस्ट निकाल लिया, फिर उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिला के जो मेरिट बनेगी उस बेस पर सिलेक्शन होगा। तो वहां पर एपीआई स्कोर का या स्कोर कार्ड का कोई मेंशन नहीं है। लेकिन जो उत्तराखंड की पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आई थी उसमें उन्होंने साफ साफ लिख रखा था कि एपीआई स्कोर बनेगा और उसके हिसाब से जो है कमीशन को पूरा राइट है किसको कॉल करना है किसको कॉल नहीं करना है। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि जिनकी पीएचडी होगी उनके चांसेस ज़्यादा होंगे कॉल आने, क्योंकि पीएचडी के ही उसमें 25 नंबर थे, यानी कि 100 नंबर के स्कोर में अगर 25 नंबर पीएचडी के हैं तो जाहिर सी बात है सब मिला के 80-90 के आसपास ऑलरेडी बन ही जाएंगे। तो उन्हीं को कॉल की जाएगी, किसी 70s वालों को या 75-80s वालों को कॉल आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो एपीआई स्कोर में खास तौर पर अगर आपका पीएचडी है तभी अप्लाई करिए, पीएचडी है, नेट है और अगर एक्सपीरियंस है तब तो और अच्छे चांस हो जाते हैं, रिसर्च पेपर वगैरह आपके पब्लिश हैं तो अच्छे चांस हो जाते हैं। आपकी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर परसेंटेज अच्छी है 70s के आसपास है तो चांस हो जाते हैं। ओके, तो 100 नंबर में ज़्यादातर नंबर उन्हीं के आते हैं जिनका एकेडमिक स्कोर अच्छा है, पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर स्कोर कार्ड मांगा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह स्कोर कार्ड लगे, वो तो कमीशन टू कमीशन वेरी करेगा और स्कोर कार्ड के बारे में पहले ही बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन एपीआई स्कोर के बेस पे होगा या एपीआई स्कोर के बेस पे नहीं होगा। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल किसी ने पूछा कि सर एमबीए किया हुआ है जैसे किसी बच्चे ने और एमबीए के बाद वो बीएड करना चाह रहा है, तो बीएड कितने साल का होगा? बड़ा अच्छा सवाल था। तो पहले तो मैं बता दूं, देखिए एमबीए के बाद अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई बीएड के टाइम ड्यूरेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि आप एमबीए करके अगर बीएड कर रहे हैं तो बीएड 1 साल का होगा या 2 साल का होगा। बीएड की अभी भी वही स्थिति है, वो 2 साल का बीएड होता है और ऐसा नहीं है कि अगर एमबीए की बात करेंगे तो वो कुछ कम हो जाएगा। आप एमबीए की बात करें चाहे एमसीए की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, वो बीएड जो है वो आपका 2 वर्ष का ही अंतराल का रहेगा अभी तक की स्टेटस के साथ। आगे क्या स्थिति आती है कि 1 साल का होता है या नहीं, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ 2 साल का ही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एक ने सवाल बड़ा अच्छा किया कि एक बच्चा है जिसने बीटेक किया है और बीटेक के साथ उसने फिर एमए पॉलिटिकल साइंस में कर लिया, ठीक है, नहीं उसको इंटरेस्ट आया बीटेक में और उसके बाद उसने लगा कि पॉलिटिकल साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहिए, उसने एमए पॉलिटिकल साइंस से कर लिया और साथ ही साथ उसने उसमें फिर नेट भी क्वालिफाई कर लिया, उसका यूजीसी नेट भी निकल गया। और अब वो कंफ्यूज है कि क्या उसको आगे प्रॉब्लम होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने में। तो देखिए, अगर हम यूपीएचईएससी की बात करें तो जो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था तो उसमें तो कहीं ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया था कि आपकी ग्रेजुएशन में ही भी पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। उसमें तो ये था कि आपका पीजी जो है वो उसी सब्जेक्ट में हो या उसके मिलते जुलते अलाइड सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें हो। तो जब आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है और आपने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है तो आप यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और उसके अलावा भी जहां भी कहीं किसी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलेगी उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो अभी यूपीपीएससी का जो जीडीसी का एग्जाम है जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्जाम, उसमें जरूर उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है ग्रेजुएशन में कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो भी उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब वो भी क्या है, अनिवार्य कर दिया उन्होंने। तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका बीटेक है, ठीक है। अदरवाइज आप यूपीएचईएससी के थ्रू कर सकते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, ठीक है। तो इससे मिलते जुलते और भी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा होगा लेकिन उनका पीजी जो है उसी में है, तो ये सेम आंसर उन लोगों के लिए भी है। आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चे ने सवाल किया कि जो जीआईसी के लेक्चरार की वैकेंसीज थी
क्या उसे हम एमबीए के बाद भर सकते हैं? तो जो जीआईसी के लेक्चरर की वैकेंसीज हैं वो एमबीए के बाद आप नहीं भर सकते, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो एमबीए के बेस पे हो। हाँ, अगर आपने एमकॉम किया है या आपने एमए इकोनॉमिक्स किया है या कोई और सब्जेक्ट से आपने कर रखा है तो आप जीआईसी के लेक्चरर का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एक जवाब था। अब एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उसने एमबीए किया है विदाउट कैट, यानी कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था और विदाउट कैट मैट उसने सीधा एमबीए किया है, और क्या वो नेट के लिए अप्लाई कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि नेट के लिए जो अप्लाई करने की मिनिमम कंडीशन ये है कि आपका रेगुलर एमबीए हो और 55% मार्क्स के साथ हो। अगर आप जनरल या जनरल कैटेगरी से हैं और किसी एससी एसटी या किसी और कैटेगरी से तो उसमें शायद 5% का एक छूट है कि 50% मार्क्स होना चाहिए। अदरवाइज 55% आपके अगर मार्क्स हैं तो आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई उसमें एज सच प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ, ये ज़रूरी है कि आपका एमबीए रेगुलर हो और 55% मार्क्स के साथ हो। किसी एग्ज़ाम के थ्रू हुआ है नहीं हुआ है वो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे एक सवाल किसी ने किया कि सर जेआरएफ हमने क्वालिफाई किया है ओबीसी कैटेगरी में, ओके, लेकिन वो एमपी स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बंदा ऐसा है जो एमपी स्टेट से बिलोंग नहीं करता है और जेआरएफ क्वालिफाई किया है ओबीसी कैटेगरी में, तो वो क्या एमपी की किसी यूनिवर्सिटी से अगर जो है पीएचडी एनरोल करता है, पीएचडी करता है, तो क्या उसको फेलोशिप मिलेगी? यस, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप इंडिया की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कहीं से भी आप पीएचडी करिए, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, क्योंकि फेलोशिप जो आती है वो यूजीसी से आती है, वो आपको यूनिवर्सिटी नहीं देती है। उस बस ये ज़रूरी है, उसके लिए आपका पीएचडी में एनरोल होना ज़रूरी होता है कि किसी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हो तब आपको मिलेगी। तो ये कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक सवाल किसी ने पूछा कि सर इकोनॉमिक्स जो है हमने हिंदी में पढ़ी है, बच्चे इकोनॉमिक्स जो है यूपी के एमपी के इकोनॉमिक्स में जो पढ़ी है वो हिंदी में पढ़ी है, तो आगे अगर हम इसमें करियर बनाना चाहते हैं नेट क्वालिफाई करके या पीएचडी करके तो कैसा रहेगा? देखिए, ये तो मैं आपको ज़रूर बता दूं कि अगर आपने इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ी है तो उससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप नेट क्वालिफाई करके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या यूपीएचईएससी के थ्रू या यूपीपीएससी के थ्रू पढ़ाते हैं तो वहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी रहता है और ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले बच्चे आते हैं, तो वहाँ पर आपको पढ़ाने में बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना एक लेवल उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं या किसी अच्छी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में आगे जाएं, तो देखिए वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर देखिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स पढ़ी जाती है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर आपने हिंदी में पढ़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके ज़रूर क्लियर होंगे, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन की दिक्कत ज़रूर आएगी। अगर आप उसे ओवरकम कर सकते हैं, इंग्लिश को ओवरकम कर सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, बस आपको वो चीज़ इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है। अदरवाइज अगर आप हिंदी मीडियम में रहना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आगे एक सवाल किसी ने किया कि एमबीए के बाद गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं? एमबीए के बाद गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। ये मैं बता दूं, अगर आप किसी स्कूल लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं जैसे कि 10th 12th, तो उसके लिए एमबीए की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एमबीए के बाद कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप 11th या 12th पढ़ा सकें। हाँ, अगर आप एमकॉम करे हुए हैं या एमए इकोनॉमिक्स अगर आप साथ में कर लेते हैं एमबीए के बाद तो आप पीजीटी टीजीटी में पढ़ा सकते हैं, ओके। और अगर आप हायर में जाना चाहते हैं तो आप फिर नेट क्वालिफाई करके एमबीए के बाद टीचिंग कर सकते हैं, जैसे किसी डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप पढ़ा सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ रही एक तो एमबीए के बारे में। आगे बात करते हैं कि एमबीए वाले कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी, जीडीसी, यूपीएचसीएससी। तो ये इससे पहले के सवाल में मैंने इस बात का जवाब दे दिया है कि एमबीए वाले पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो एमबीए के साथ एक और डिग्री ले लें, जैसे एमए वगैरह कर लें इकोनॉमिक्स से, तो वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए भी एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका नेट है और ग्रेजुएशन में उनका कॉमर्स है, ठीक है। तो कॉमर्स सब्जेक्ट में एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेंशन किया हुआ था कि आपका मास्टर्स जो है वो कंसर्न सब्जेक्ट में हो, रेलेवेंट सब्जेक्ट में हो या अलाइड सब्जेक्ट में हो। तो कॉमर्स का जो अलाइड है वो मैनेजमेंट माना जाता है, ओके। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएचसीएससी में भी इस बार अलाउ किया गया एमबीए वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो एमबीए वाले इसमें अलाउ कर सकते हैं, ओके। एक सवाल पूछा गया है ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग कि सर जो हम अप्लाई करते हैं और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट की अगर बात आती है तो वो कौन से टाइम पीरियड का लगेगा, ओके। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दूं, जब आप किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम अगर आपने अपने आप को ईडब्ल्यूएस दिखाया है तो उस टाइम पीरियड में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे बाद में बनवा लें और क्लेम कर लें, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का भी एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आपने फॉर्म भरा है तब तो आपका वो मान लिया जाएगा, और उसके बाद अगर आप अप्लाई करके दोबारा लगाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ईडब्ल्यूएस उसी टाइम पीरियड का लगेगा जब आपने फॉर्म भरा था, ठीक है।
एक सवाल किसी ने किया कि डिस्टेंस से एमबीए वाले पीएसयू के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी कभी किसी पीएसयू का या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि गेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, इनकी अगर वही वैकेंसी आती है तो उनके नोटिफिकेशन में साफ लिखा रहेगा कि उन्हें एमबीए रेगुलर चाहिए या एमबीए प्राइवेट चाहिए या एमबीए डिस्टेंस वाला चाहिए। तो वो आप देख लीजिए, ये कोई कॉमन नहीं है कि डिस्टेंस वाला अप्लाई नहीं कर सकता, बट ये पीएसयू टू पीएसयू वेरी करेगा। तो आप ये देख के अप्लाई करिएगा कि उसमें वो अलाउ है या नहीं है। लेकिन अमूमन तौर पर मुझे लगता नहीं है कि डिस्टेंस वाले अलाउ होंगे, रेगुलर एमबीए वालों को पीएसयू में अलाउ किया जाता है। ओके। और एक और सवाल आखिरी का मैं लूँगा कि क्या गवर्नमेंट जॉब वाले फेलोशिप पा सकते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर वो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, तो अगर वो जॉब के साथ पीएचडी करना चाहते हैं तब उन्हें फेलोशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दो जगह से पैसा नहीं ले सकते। उसके लिए या तो आपको सैलरी छोड़नी पड़ेगी या आपको फेलोशिप छोड़नी पड़ेगी। अगर आप फेलोशिप लेना चाहते हैं तो आपको सैलरी छोड़नी पड़ेगी उस टाइम पीरियड की, और आप सैलरी लेते हैं तो आप पीएचडी के दौरान फेलोशिप नहीं पा सकते। तो ये एक सवाल था जो मैंने जवाब दिया। तो मैंने काफ़ी सवालों को आज लिया है, अगले सेशन में और इस तरीके के सवाल जो है मैं लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच।